हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजू शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उद्गम सीरीज़ के इस लेक्चर में। आज का जो अपना लेक्चर है उसमें आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक बार पहले देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो पहले तो हम देखेंगे पावर सीरीज़, क्योंकि टेलर सीरीज जो होता है वो एक प्रकार की पावर सीरीज़ ही है। तो पहले हम पावर सीरीज़ देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि टेलर सीरीज़ क्या होता है और उसके बाद लास्ट में विल सी आइडेंटिटी थ्योरम, जिस पे कि क्वेश्चन आते हैं। टेलर सीरीज पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ अ पावर सीरीज। सो पावर सीरीज क्या होता है? पावर सीरीज जो है इस प्रकार की एक इन्फिनाइट सीरीज होती है, n running from 0 to infinity cn z minus e to the power n, where a is some complex numbers and complex number and cn's are complex numbers for every n greater equal to 0, ठीक है ना। तो जो cn है दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बेसिकली ये जो अपना है n running from 0 to infinity cn z minus a to the power n, it is an infinite series of the form c naught z minus a to the power 0 which is 1 plus c1 z minus a plus c2 z minus a का स्क्वायर एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट ए, ठीक है ना। इज कॉल्ड पावर सीरीज, ठीक है ना, अबाउट पॉइंट ए। अब अगर आप देखें तो एक प्रकार से ये मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, बट द ओनली डिफरेंस इन पावर सीरीज एंड पॉलिनोमियल इज कि भाई पॉलिनोमियल जो हैं वो फाइनाइटली मेनी टर्म्स ही कंटेन करते हैं। आफ्टर सम टर्म्स ऑनवर्ड्स ऑल द कोफिशिएंट्स हैव टू बी जीरो। लेकिन क्या नाम है, पावर सीरीज में जो है जेड माइनस ए की पावर्स जो है वो इन्फिनिटली मेनी भी नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ रह सकती है। मतलब दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज एंड पॉलिनोमियल इज एक्चुअली ए फाइनाइट सम, बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, दिस इज डिफाइंड टू बी द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट मॉड जेड। और ये मॉड जेड कौन से जेड के लिए लेना है? उन सारे जेड के लिए जिसके लिए सीरीज अपनी कन्वर्जेंट है। कौन सी सीरीज है ये? समेशन एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन जेड माइनस ए टू द पावर एन। अब ये वाली सीरीज जो है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज आपकी बन गई है पॉजिटिव टर्म की सीरीज। और पॉजिटिव टर्म की सीरीज को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट देखने के लिए आपके पास देर आर सो मेनी टेस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा इनका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन गई हैं और पॉजिटिव टर्म की सीरीज को टेस्ट करने के लिए आपके पास रूट टेस्ट है, रेट्स को टेस्ट है ना, पी सीरीज टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, दुनिया भर के टेस्ट हैं जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जस्ट टू चेक वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, है ना। दूसरा केस ये है कि आर को मैं इन्फिनिटी डिफाइन कर दूंगा इन द केस व्हेन द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी जेड, है ना। मतलब चाहे जो मैं जेड माइनस ए ले लूँ, चाहे जितना बड़ा जेड माइनस ए ले लूँ मैं, अगर ये सीरीज हमेशा ही कन्वर्जेंट आ रही है, इन दैट केस वी विल से कि जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका आर। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड कंसिडर दिस सीरीज एंड फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे आप? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिस? कैसे आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने जाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है आर, वो क्या होता है? आर इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज मॉड जेड्स, है ना, जिनके लिए जो समेशन है मॉड सी एन। अब यहाँ पे जेड माइनस ए की जगह पे आपका सी एन की जगह पे एन है और ये जेड की पावर एन है, ठीक है, इस कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ओके, अब वैसे तो यहाँ एन जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो टर्म जो है वो सारी पॉजिटिव नहीं है, तो लेकिन हाँ एक आध टर्म छोड़ के भी स्टार्ट करोगे तो कोई ऐसी आपदा नहीं आ जाएगी। आपको पता है कि सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस चेक करते समय एक आध टर्म अगर आप छोड़ दो तब भी उसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो अब मेरे लिए ये सीरीज़ है महत्वपूर्ण, मतलब आई हैव टू सी दिस सीरीज समेशन मॉड एन जेड टू द पावर एन एन रनिंग फ्रॉम, लेट मी कॉल इट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी या 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। एक टर्म छोड़ देने से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये अपने पास एक पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, इफ यू कैन सी, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली समेशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन इंटू में मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन, ठीक है। अब अगर मैं
un प्लस वन अपॉन un करूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा ये un प्लस वन अपॉन un क्या आएगा अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पे करोगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un प्लस वन हो गया आपका n प्लस वन इंटू मॉड जेड टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n, है ना, और ये हो जाएगा आपका मॉड जेड टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस विल बिकम 1 प्लस वन बाई n एंड दिस विल बी मॉड जेड। तो एक्चुअली ये लिमिट आ गई मॉड जेड। ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है क्या? कन्वर्जेंट कब होगी? मॉड जेड पे क्या कंडीशन आएगी ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए? तो आपको रेशियो टेस्ट ध्यान होगा, है ना। अगर आपको रेशियो टेस्ट ध्यान है तो आपको ये ध्यान होगा कि अगर आपका un प्लस वन अपॉन un की लिमिट l आए और अगर l लेस देन वन हो तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मॉड जेड लेस देन वन है तो अपनी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट ठीक है, और डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर मॉड जेड ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, और इनफैक्ट अगर मॉड जेड वन भी हो जाए तब भी आपका समेसन एन सीरीज आएगा, वो भी डाइवर्जेंट है, तो ग्रेटर इक्वल टू वन पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब वो सारे मॉड जेड्स जिनके लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है वो सारे मॉड जेड्स लेस देन वन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो अपना आर जो सुप्रीमो आप लिख रहे थे, सुप्रीमो ऑफ मॉड जेड सच दैट समेसन मॉड एन जेड टू द पावर एन एंड रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, वो आपका सेट क्या बन जाएगा? दिस विल बी सुप्रीमो ऑफ द सेट मॉड जेड की वैल्यूज लेस देन वन है, डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगी, तो 0 से 1 ओपन, ये सेट बन जाएगा। ठीक है ना, और इसका सुप्रीमो आपको पता है 1 है, सो जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं इस सीरीज की बात करूं, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, तो अगर आप देखें तो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही है विच इज़ द सुप्रीमम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ मॉड जेड फॉर विद द समेसन। अब ये इस पे मॉड लगाओगे तो मॉड केवल जेड पे लगेगा अपॉन में n फैक्टोरियल n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। हम फिर से वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे? विल कॉल इट से दिस un टू बी मॉड जेड टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब फिर से वही कहानी दोहराओ। सो व्हाट विल बी un प्लस वन अपॉन un प्लस un हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टू द पावर n अपॉन में मॉड ऑफ जेड टू द पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन में मॉड ऑफ जेड टू द पावर n। इस पर लिमिट लगेगी n टेंस टू इन्फिनिटी, हियर ऑल्सो विल हैव लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस विल बी इक्वल टू
एक मॉड जेड की पावर n से इसका एक कैंसिल हो जाएगा, मॉड जेड बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल विच इज़ मॉड जेड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, दिस एंड दिस विल गेट कैंसल्ड, यू विल हैव मॉड जेड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n प्लस 1 दैट सिंपली मीन्स कि अपना जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un है वो जीरो आ जाएगा, और जीरो हमेशा लेस देन 1 है। इसका मतलब z पे कोई कंडीशन ही नहीं है, द सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो समेसन z मॉड z टू द पावर n, मतलब जो हमारा समेसन un था, इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल z, ठीक है ना। तो मतलब जब सारे z के लिए हो गया तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ z, इस केस में जो अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, सॉरी हाँ r, वो हो गया सुप्रीमो ऑफ, अब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मॉड z होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन अब उसकी अपर लिमिट कुछ है नहीं, कुछ भी ले लो, तो इसका मतलब दिस विल बी सुप्रीमो ऑफ द सेट 0 से इन्फिनिटी। मॉड z अनबाउंडेड हो गया, अब हर z के लिए कन्वर्जेंट आ रहा है, तो इसका सुप्रीम आपको अभी बताया था मैंने कि अगर हर z के लिए आ जाए तो फिर हम इसका सुप्रीम इन्फिनिटी डिफाइन कर देते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाता है। सो द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ROC लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ समेसन z टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी या 0 टू इन्फिनिटी इज इनफाइनाइट। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। एक फैक्ट है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आप किसी भी इस प्रकार की पावर सीरीज़ का, अगर आपके पास fz जो है वो ऐसे दिया गया है cnz की पावर n टाइप में, देन ROC इज द डिस्टेंस ROC is distance of nearest singularity of fz from the origin। मतलब सीधी सी बात यह है अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया है पावर सीरीज के टर्म में, है ना, और आपसे पूछा गया है कि उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो जो भी आपका दिया गया है वो फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो वट एवर द फंक्शन इज, जिस भी फंक्शन से वो रिप्रेजेंट किया गया है पावर सीरीज, उस फंक्शन की सिंगुलरिटीज़ देख लो, है ना, और जो ओरिजिन से सबसे पास वाली सिंगुलरिटी होगी वही अपने फंक्शन का क्या नाम है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है ना। मतलब सीरीज़ का, पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये फंक्शन होता, मान लो मैं लिखता 1/1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन cn z to the power n and running from 0 to infinity, and if I ask you what is the radius of convergence, this power series summation cn z to the power n, मुझे cn नहीं पता है, I don't know what cn is, but I know that मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो fz है ये एक्सप्रेस किया जाए एज दिस पावर सीरीज। तो ये जो पावर सीरीज आएगी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं एज अ सीरीज लाइक दिस, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इज द डिस्टेंस ऑफ
नियरेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले इसकी सिंगुलरिटीज़ निकालो। फॉर सिंगुलरिटीज ऑफ एफ, जो अपना एफ जेड है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से जेड आपको पता है क्या आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो जेड हो जाएगा माइनस बी, दैट मीन 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो √3 आ जाएगा, ये बी स्क्वायर मतलब हो गया आपका 1 माइनस 4 तो माइनस 3, 3 आयोटा अपॉन में 2 है ना। तो ये अपना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो अगर आपने ऐसा एक्सप्रेस किया है तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे ओरिजिन है 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, मतलब एक हो जाएगा आपका 1/2 कॉमा √3/2, √3/2 मतलब 1.732 बाई 2 मतलब 0.6 समथिंग और 1/2 मतलब 0.5 समथिंग। तो एक्स एक्सिस पे 0.5 और वाई एक्सिस पे 0.6 समथिंग है ना। तो 0.5 मान लो यहाँ है, यहाँ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मान लो यहाँ है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ होगा और एक उसका कॉन्जुगेट है तो दूसरा वाला इधर कहीं होगा। एग्जैक्ट नहीं है पोजिशनिंग बट ऐसे ही 1/2 माइनस √3/2 आयोटा विल बी अ पॉइंट लाइक दिस एंड 1/2 प्लस √3/2 आयोटा विल बी अ पॉइंट लाइक दिस। अब इन दोनों की ओरिजिन से अगर आप डिस्टेंस देखो, ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों की सेम आ रही है, तो इस केस में सेम आ रही है, बट हो सकता है किसी केस में ऐसे पॉइंट्स हो, जैसे अगर इसी में एक और पॉइंट आपको लगा देना होता, अगर डिनोमिनेटर जो आपका दिया है सपोज कि उसमें मैं z-1 भी कर देता, यहीं पे मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में z-1 भी कर देता, तो सिंगुलरिटीज़ दो तो ये आती है, एक z इक्वल टू 1 भी सिंगुलरिटी होता, तो 1 की भी मैं डिस्टेंस निकालता ओरिजिन से, फिर तीनों डिस्टेंसेज में जो मिनिमम है ना, वही आपका जो है क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन पावर सीरीज। यहाँ पे तो दोनों का सेम है ना। डिस्टेंस ऑफ, अगर मान लो मैं इसको a बोल दूँ सिंगुलरिटी, इसको b बोल दूँ, तो डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम ओरिजिन इज मॉड ऑफ 1/2 प्लस √3/2 आयोटा विच इज़ अंडर रूट में 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ 1 है ना। और ऐसे डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम 0 इज़ 1/2 माइनस √3/2 आयोटा का मॉड विच इज़ अंडर रूट में 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ ऑल्सो 1। तो दोनों का डिस्टेंस 1 आ गया, देयरफॉर ROC 1 आ गया। ROC इज़, तो जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है इन द केस व्हेन यू आर गिवन अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेमा। अब ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर किसी भी पावर सीरीज ऑफ दिस टाइप CN/Z टू द पावर n की अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो R है, तो ये सीरीज जो CN/Z की पावर n है कन्वर्जेंट होगी एब्सोल्युटली फॉर ऑल Z विद मॉड Z लेस देन R, और दिस फेल्स टू कन्वर्स फॉर एनी Z विद मॉड Z ग्रेटर देन R। ठीक है, तो अगर मॉड Z ग्रेटर देन R है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, लेकिन अगर मॉड Z लेस देन R है तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। मॉड Z इक्वल टू R पे क्या होगा, दैट इज़ अननोन यू कैन से, उसके बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पावर सीरीज वी आर डिस्कसिंग। जैसा भी पावर सीरीज होगा उसके अकॉर्डिंग बाउंड्री पे आपको बिहेवियर अलग से चेक करना पड़ेगा कि वेदर मॉड Z इक्वल टू R पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है। ठीक है, सो द बाउंड्री बिहेवियर ऑफ पावर सीरीज इज़ नॉट सो प्रेडिक्टेबल, बट अगर आप डिस्क लेते हैं ये मॉड Z इक्वल टू R वाली, मॉड Z लेस देन R वाली, तो ये देखिएगा इफ यू कंसिडर दिस डिस्क है ना, डिस्क माने ये पूरा, तो इस डिस्क के इंटीरियर में है ना, डिस्क विद रेडियस R एंड सेंटर ओरिजिन के इंटीरियर में यहाँ पे हमेशा सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पे जो भी Z होंगे उन सारे Z के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बाहर जो भी Z होंगे उनके लिए कन्वर्जेंट नहीं होगी, है ना। और बाउंड्री पे क्या होगा, दैट इज़ अननोन, तो इसलिए इसको डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट मॉड Z लेस देन R इज कॉल्ड
डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है ना, फॉर द पावर सीरीज summation n running from 0 to infinity cn z to the power n। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, चलिए, नाउ देयर इज रिजल्ट विच इज नोन एज डिफरेंशिएशन थ्योरम फॉर पावर सीरीज। ये इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सिंपल सा, अगर मैं कहूँ तो बिना पढ़े, अगर आप ऐसे ही जानना चाह रहे हो तो सिंपल कहता है कि अगर आपके पास एक पावर सीरीज है तो विद इन इट्स डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस इट कैन बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाई टर्म। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कोई पावर सीरीज है दैट इज इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल, एवरी पावर सीरीज इज इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल। सो इनफैक्ट यहाँ से हम ये भी इम्प्लाई कर पाएंगे कि एवरी एंटायर फंक्शन इज इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम हर एंटायर फंक्शन को ऑलवेज वी कैन एक्सप्रेस इन एन पावर सीरीज, इन अ पावर सीरीज। ठीक है ना, सो एवरी एंटायर फंक्शन इज इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल, दैट वी कैन से। एवरी एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लेट दिस हैव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r greater than 0 एंड डिफाइन f in d0r by fz इक्वल टू दिस पावर सीरीज। ठीक है, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला, जो n cn z टू द पावर n माइनस वन आएगा, ये कैसे आएगा? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर सीरीज को टर्म बाई टर्म, है ना। हैज़ आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r, ठीक है, इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा जो हमारी ओरिजिनल सीरीज का था। दूसरा, f इज कंटिन्यूस इन d0r, ठीक है ना, तो जो भी fz आपका ये मतलब अगर पावर सीरीज से आपने रिप्रेजेंट किया है तो d0r में हमेशा वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एंड f इज होलोमॉर्फिक इन d0r एंड f डैश इज गिवन बाई दिस सम, है ना। वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आपका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है किसी फंक्शन का इस प्रकार से, तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, वो फंक्शन हमेशा होलोमॉर्फिक होगा इनसाइड दैट ओपन डिस्क d0r, और उसका जो डेरिवेटिव भी आएगा किसी पॉइंट पे वो इस प्रकार से दिया जाएगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि f हैज़ डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स इन d0r। हर ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट करेगा फंक्शन का, जिसका भी पावर सीरीज मिलेगा उसके पास हर ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। फर्दर मोर fn0 जो होगा दैट विल बी n फैक्टोरियल इंटू cn होगा। ये आपने जो है प्राइमरी में देखा होगा, दैट मीन ग्रेजुएशन में आपने देखा होगा, है ना। ग्रेजुएशन में आपने देखा होगा कि fn0 जो है वो n फैक्टोरियल cn कैसे आता है। सिंपल सा फंडा, पहले f डैश निकालो, फिर z की जगह पर 0 रख दो, अपने आप c0 आ जाएगा, c1 आ जाएगा। c0 निकालने के लिए f में डायरेक्टली z को 0 रख दो, c0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जो है देख पाएंगे कि ये सारे जो हैं होल्ड करेंगे। fn0 इज़ n फैक्टोरियल इंटू cn और बाकी सारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेलर सीरीज़। अब टेलर सीरीज़ क्या होता है? तो ये अपना आ गया काम की बात। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ f इज़ होलोमॉर्फिक ऑन ओपन डिस्क DAR वेयर r इज़ पॉजिटिव, then there exists a unique constant cn, there exists unique constant cn such that fz is given by cn z minus c to the power n where z belongs to DAR. The constant cn is given by this or this, ठीक है ना, where gamma is a circle gamma AR जिसका जो रेडियस है वो r से छोटा है, और it can be any positively oriented contour gamma tilde in DAR enclosing the point A where d bar AR, that means the closure of the disk DAR is contained inside the gamma। ठीक है ना, इनसाइड ऑफ गामा क्या होता है कि अगर आपके पास ये कर्व है कोई, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा दिस इज कॉल्ड इनसाइड ऑफ गामा, और ये जो है वो आउटसाइड ऑफ गामा कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी कर्व है ऐसा अगर तो बेसिकली ऐसा कुछ पिक्चर है अपने पास कि एक बड़ी सी डिस्क है अराउंड ए पॉइंट। ठीक है, सो देयर इज सम पॉइंट ए, there is some point A in the complex plane, say this is the point A and we have a disk जिसका center is this point, so let me say we have a disk like this say। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि अपना जो फंक्शन है, ठीक है, वो होलोमॉर्फिक है इन द डिस्क DAR।
तो ये रेडियस है अपनी आर, दिस इज द रेडियस आर। वहाँ से नहीं जाएगा जहाँ से मैं चाहता हूँ, डी आर, दिस इज द रेडियस आर, कैपिटल आर। तो इस डिस्क पे, मतलब इसके हर पॉइंट पे जितने भी पॉइंट है इनसाइड द डिस्क, है ना, डिस्क, सर्कल की बात नहीं कर रहा अभी मैं यहाँ पे, मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, ओपन डिस्क, दैट मीन्स नॉट इंक्लूडिंग द बाउंड्री, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ओपन डिस्क। ठीक है, मतलब ये हिस्सा जो है अपना, इस हिस्से पे अपना गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पे अपना गिवन फंक्शन जो है वो क्या गिवन है अपने को, होलोमॉर्फिक गिवन है इनसाइड द ओपन डिस्क विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन होलोमॉर्फिक दिया है। तो कहने अगर होलोमॉर्फिक है तो इट विल डेफिनेटली हैव अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, है ना, देयर विल बी कांस्टेंट सी एन सच दैट यू कैन एक्सप्रेस एफ जेड इन दिस फॉर्म। फिर क्वेश्चन आता है कि भैया ये सी एन क्या होंगे, आप कह रहे हो कि ऐसे सी एन मिलेंगे, होंगे क्या ये, तो बता रहे हैं ये सी एन ये होंगे। सी एन की वैल्यू आप चाहो तो इस इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो, या फिर सी एन की वैल्यू आप सिंपली एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल करके निकाल सकते हो। ये एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल वाला तो बहुत एलिमेंट्री हो गया, जो आपने उसमें भी पढ़ा हुआ है, क्या नाम है अपना रियल एनालिसिस में, उसका जैसा वहाँ का प्रूफ है एकदम वही सेम यहाँ का प्रूफ है। लेकिन ये वाला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ये बात ज़्यादा बना देती है कि यहाँ पे जो है गामा जो है दैट कैन बी एनी सर्कल इनसाइड दैट ओपन डिस्क, और इनफैक्ट एनी कर्व, पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व। तो बस आप कोई भी सर्कल ले लें जो आपका इंटीग्रेशन वहाँ पे बताया गया है, दैट इंटीग्रेशन कैन बी टेकन अराउंड एनी सर्कल। ठीक है ना, जिसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो आर से कम है और उसका सेंटर ए है, मतलब दिस इज योर गामा ए आर, दिस इज योर गामा ए आर, दिस इज गामा ए आर, दिस सर्कल, जहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन कैपिटल आर है। या फिर कह रहे हैं कि आप कोई और भी कंटूर गामा टिल्डा ले सकते हैं डी ए आर में, जो कि एनक्लोज करे ए को, है ना, और जो डिस्क है डी ए आर वो इन साइड ऑफ गामा में कंटेंट हो। ठीक है ना, क्लोजर ऑफ द डिस्क, मतलब बाउंड्री सहित पूरी कंटेंट हो। तो दूसरा ये कह रहे हैं कि आप ये ले लो, या फिर आप कोई भी कर्व ले लो, आप कोई भी कर्व ले लो, ये गामा ए आर ले लो, या यू कैन टेक एनी कर्व, इनफैक्ट यू कैन टेक एनी कर्व लाइक दिस, एनी कंटूर। ठीक है, एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर। बस शर्त ये है कि जो आपका ये स्मॉल रेडियस आर है ये वाला, इस रेडियस का जब आप ये डिस्क बनाओगे तो ये गामा टिल्डा के अंदर कंटेन होना चाहिए, है ना, उसके इनसाइड में कंटेन होना चाहिए। दिस इज गामा टिल्डा, दिस गामा टिल्डा कैन बी एनी कर्व। ठीक है ना, एंड दिस शुड बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड एंड इट शुड इनक्लोज द पॉइंट ए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जो गामा है वो केवल ये सर्कल नहीं बल्कि कोई भी कर्व लिया जा सकता है इनसाइड दैट डिस्क डी ए आर। बस उसके लिए शर्त इतनी है कि जो आपका क्लोजर ऑफ डिस्क डी ए आर हो फॉर एनी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, वो हमेशा इनसाइड ऑफ गामा में कंटेंट हो। ठीक है, ऐसा अगर है तो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक्चुअल चीज़ क्या है कि ये सारा रिजल्ट तो आपको बहुत कुछ बता रहा है, लेकिन आपको ये रिजल्ट यूज़ करके कभी टेलर सीरीज निकालना नहीं है। तो हियर आर टेक्निकल टिप, कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सो वी हैव टू पॉसिबल स्ट्रेटजीज फॉर कंप्यूटिंग टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ अबाउट अ पॉइंट ए। एक तरीका तो ये है कि कंप्यूट द डेरिवेटिव्स एफ एन ए, और उसके बाद फिर जो है एफ एन ए निकाल के, और फिर आपका जो एफ जेड है दैट विल बी सी एन जेड की पावर एन, और सी एन की जगह पे आपका जेड माइनस ए की पावर एन, और सी एन की जगह पे आप वैल्यूज रख दो। किसकी वैल्यूज रख दोगे, एफ एन ए अपॉन में एन फैक्टोरियल, है ना, और इंटू में जेड माइनस ए की पावर एन। पर उसके लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव एंड सो ऑन। समटाइम्स इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू फाइंड डेरिवेटिव्स, है ना। अगर दे दिया जाए जेड की पावर 8 साइन 7z, ऐसा कुछ दे दिया जाए, अब आप इसका डेरिवेटिव निकालते रह जाओगे, है ना। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत जो है
बहुत रेयरली रिकमेंड किया जाएगा, दिस इज़ वेरी रेयरली रिकमेंडेड। तो एक्चुअल जो प्रोसेस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ नॉन एक्सपेंशंस। जो एक्सपेंशंस हमारे पास ऑलरेडी नॉन है या जिनका जो एक्सपेंशन हम डेरिवेटिव वाले मेथड से आसानी से कर सकते हैं, उनका जो है हम एक्सपेंशन यूज़ करके किसी और का निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे z² sin 2z का चाहिए, अपने को sin 2z का पता है, उसमें z² से मल्टीप्लाई कर दो, बस पूरे हर एक टर्म में z² से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है, अदरवाइज़ आपको इसका हर टर्म का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर जनरलाइज करना पड़ेगा, कभी कभी जनरलाइज होगा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए ये वाला जो तरीका है दैट इज़ मोर रिकमेंडेड एंड दिस फर्स्ट वन इज़ रेयरली रिकमेंडेड, बहुत ही कम, है ना। तो अब कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टेलर सीरीज एक्सपेंशन ध्यान में रखने पड़ेंगे जो बचपन में आपने सीखे, मतलब दे आर नथिंग न्यू, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, बस जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ जेड कर दिया गया है। बट ये सारे एक्सपेंशन कहाँ से आए हैं, दे आर एक्सपेंशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट पॉइंट जेड इक्वल 0, है ना, यूजिंग दैट डेरिवेटिव वाला मेथड। fn0 हर एक क्या नाम है ऑर्डर का डेरिवेटिव n के लिए निकालना है, और फिर उसके बाद मेन जो आपका सीरीज एक्सपेंशन होता है उसमें पुट कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। यही सीरीज आपके पास आएंगी, है ना। तो 1/1 - z ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसको आप 1 + z + z² z³ एंड सो ऑन लिख सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेबिलिटी इस पर निर्भर करता है कि मॉड z <1 हो, क्योंकि आप सब जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जन तब होती है जब मॉड z <1 हो। नेक्स्ट इज साइन सीरीज एंड यू कैन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और वैसे अगर आप देखो तो साइन जेड का जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी है ओरिजिन से, वो कोई है ही नहीं, मतलब नियरेस्ट सिंगुलैरिटी क्या है, इसके पास कोई सिंगुलैरिटी नहीं है ना। इसका मतलब जो है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो आएगा वो इन्फानाइट आएगा, ऐसे ही कॉस जेड का भी इन्फानाइट आएगा, ई की पावर जेड का भी इन्फानाइट आएगा। तो ये जो एक्सपेंशंस हैं ये हमेशा हर जेड के लिए वैलिड है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक भी, कॉस हाइपरबोलिक भी हर एक जेड के लिए वैलिड है। अब बस आपको ध्यान में रखना है, ये तो आप ऑलरेडी ये एक्सपेंशन जानते हैं, बस जहाँ एक्स था वहाँ हमने क्या कर दिया है, जेड कर दिया है। सो दे आर नथिंग, कह दो कि क्या बोलूँ, डिफ़िकल्ट एक्सपेंशंस है ना, ये आसान एक्सपेंशंस है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस इनको ध्यान में रखिएगा और ये आपकी मदद करने जा रहे हैं बहुत जगह, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे एक्सपेंशन, जैसे अगर 1/1 - z की बजाय 1/1 + z हो जाए तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आ जाते हैं, है ना, जिसको आप चाहो तो -1 z की पावर n लिख सकते हो मॉड z <1 के लिए। अगर यहाँ पे 1/1 - z² है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ z था उस वाले में वहाँ z² हो जाएगा और स्टिल मॉड z हैज़ टू बी <1। अगर यहाँ पे 1 जैसे अब इसी का यूज़ करके 1/z-4 आ गया, अब 1/z-4 आ गया तो अपने को तो एक्सपेंशन पता है 1/1 - z का या 1/1 + z का, तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, इनफैक्ट -4, ताकि z भी उस तरफ हो जाए, z हमेशा इधर है ना, यहाँ पे भी z इधर है, इधर भी है, इधर भी है राइट साइड में। तो -1/4 कॉमन लोगे तो दिस विल बिकम 1 - z/4। अब ये आपके लिए कह दो w का काम कर रहा है, तो 1/1 - w का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + w + w² एंड सो ऑन, फिर w की जगह पे z/4 लिख दो। लेकिन ये तब होगा जब आपका w का मॉड <1 हो। w किसको बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में, w हम बोल रहे हैं z/4 के मॉड को, जब ये <1 हो, मतलब मॉड z क्या हो जाए 4। तो ये एक्सपेंशन हमेशा वैलिड नहीं है, जब मॉड z <4 है, इन दैट केस दिस एक्सपेंशन विल बी वैलिड। मोर जनरली इफ यू टॉक अबाउट 1/az + b, तो यहाँ पे आपको जो है b कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, और ये आपका बन जाएगा 1/1 + a/bz। जब प्लस साइन होता है तो अल्टरनेट साइन आते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n a की पावर n अपॉन में b की पावर n + 1 z की पावर n। लेकिन अब यहाँ पे भी ये जो चीज़ है उसका मॉड <1 होना चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड है। मतलब मॉड ऑफ a/bz इज <1, इसका मतलब मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ z इज मॉड ऑफ b, यहाँ से चाहो तो मॉड z मॉड b अपॉन मॉड a लिख सकते हो। तो ये एक्सपेंशन कब वैलिड है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज ऑल, ये सारा आपका जो है 6 और साथ ही साथ ये जो है 5, 11, ये आपकी मदद करने वाले हैं टू फाइंड व्हाट, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनी गिवन फंक्शन, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं। जैसे ये वाला देखिएगा ध्यान से, यहाँ ये वाला लास्ट वाला फिफ्थ वाले में क्या गिवन है आपको, फिफ्थ वाले में गिवन है कि भाई आप 1/z - a z - b इसका निकालना है अपने को। तो पहले मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया जिसको कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
अब ये जो आपका 1/z-a है, 1/z-b है, इनके एक्सपेंशन निकालने के लिए यहाँ आपको -1/a कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ आपको -1/b कॉमन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप वही एक्सपेंशन यूज़ करोगे, है ना। लेकिन अब दो आपके पास एक्सपेंशन है, एक 1/ ये वाला जो बनेगा, ये आपका बनेगा, इधर देखिएगा, जो आपका 1/z-a इंटू z-b है, इसको आपने लिख तो दिया 1/a - b और ब्रैकेट में पार्शियल फ्रैक्शन लगा के 1/z-a माइनस 1/z-b, है ना, ऐसा आपने लिख तो दिया। बट ये एक्सपेंशन लिखने के बाद जब आप इसका एक्सपेंशन फर्दर फाइंड करना चाहेंगे तो इसमें मुझे -1/a कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि ये बन जाएगा 1/1 - z/a, ठीक है। और यहाँ पे -1/b कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/b और 1/1 - z/b, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका ये बन जाएगा 1/a - b और 1/b और ये हो जाएगा ये वाला एक्सपेंशन 1/1 - z/b का एक्सपेंशन हो जाएगा क्या, 1 + z/b + z/b स्क्वायर प्लस ऑन और ऐसे ही ये माइनस साइन के साथ आएगा ये वाला 1/a और ये क्या बन जाएगा 1 + z/a + z² a² प्लस ऑन। लेकिन एक शर्त है, ये वाला एक्सपेंशन कब वैलिड है, ये वाला एक्सपेंशन जो आपका है, ये वाला एक्सपेंशन तब वैलिड है जब mod z/b लेस देन 1 हो। मतलब ये है कि mod z लेस देन mod b हो। और ये वाला वैलिड कब है, ये वाला एक्सपेंशन तब वैलिड है जब mod ऑफ z/b लेस देन 1 हो, सॉरी z/a का mod लेस देन 1 हो। इसका मतलब ये हुआ कि mod z लेस देन mod a हो, ठीक है ना, mod z लेस देन mod a हो। लेकिन मुझे दोनों एक साथ वैलिड करने हैं, तो वो कब वैलिड होंगे, आपके पास ओरिजिन के अराउंड एक डिस्क बन रही है जिसकी रेडियस mod भी है, ऐसे समझो, ऐसे समझो। यहाँ पे अपने पास दो सिचुएशंस हैं, अपने पास जो है ओरिजिन के अराउंड एक डिस्क बन रही है जिसका रेडियस mod a है ना। तो ये है mod a, ये ओरिजिन है ना। mod z लेस देन mod a का मतलब हुआ ये पूरा इंटीरियर। मुझे ऐसे बनाना चाहिए, इनफैक्ट ऐसे देखो, ध्यान से समझना। ये कहाँ चले गए, ऐसे देखो, ये ओरिजिन है, इसके अराउंड मुझे एक ओपन डिस्क बनानी है, ठीक है, जिसकी रेडियस mod a है। और इसी के पॉइंट 0 के अराउंड एक ओपन डिस्क बनानी है जिसकी रेडियस mod b है। अब दो केसेस अपने पास आ सकते हैं। एक केस हो सकता है कि भाई mod a छोटा हो mod b बड़ा हो, और एक उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब दूसरा केस ये भी पॉसिबल है कि ये जो है वो mod b हो और ये जो है वो mod a हो डिस्टेंस। समझ रहे हो कि नहीं, mod a ये हो। तो जो अपने ये एक्सपेंशन है, दोनों एक्सपेंशन मुझे वैलिड चाहिए। तो दोनों एक्सपेंशन कौन से वाले में वैलिड होंगे, जो आपका छोटी रेडियस वाला क्या नाम है डिस्क है, क्योंकि जो छोटी रेडियस वाला डिस्क है वो दोनों ही डिस्क के अंदर कंटेंट है। तो जो आपके ये एक्सप्रेशंस हैं ये हमेशा वैलिड नहीं होंगे ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है दोनों एक साथ वैलिड कब होंगे, तो इसका मतलब जो आपका 1/z - a इंटू में z-b है, इसके जब आप टेलर से एक्सपेंशन लिखेंगे तो जो आपका 1/a - b और दुनिया भर का आगे आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो इसको 1/b, तो ये हो जाएगा 1/b प्लस z/b² प्लस z² अपॉन b³
एंड सो ऑन, और एक आ रहा है 1/a प्लस जेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड बाई बी क्यूब एंड सो ऑन, यह माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, ये वैलिड कब है? जब आपका जो मॉड जेड है वो जो दोनों में छोटा है ना, मॉड ए और मॉड बी में, उससे छोटा हो। मॉड ए और मॉड बी दोनों में जो मिनिमम है उससे छोटा हो, तब जाकर ये एक्सपेंशन वैलिड है, जो छोटी वाली डिस्क है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, दोनों में जो छोटी है उसमें वैलिड होगा, जिसको क्या फर्दर लिख सकते हैं 1 में a माइनस बी, और ये आपका कुछ और नहीं बल्कि एक्सप्रेशन बन गया समेसन 1/b की पावर n प्लस 1 इंटू जेड की पावर n रनिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला बन जाएगा माइनस समेसन 1 में a की पावर n प्लस 1 n रनिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी जेड की पावर n, जिसको क्या फर्दर लिख सकते हैं 1/a माइनस बी एंड दिस विल बी समेसन। अब जेड की पावर n कॉमन हो जाएगा, समेसन भी 0 से इन्फिनिटी कॉमन ही हो गया है, तो ये बन गया 1/b की पावर n प्लस 1 माइनस 1/a की पावर n प्लस 1 इंटू जेड की पावर n। लेकिन शर्त ये है कि मॉड जेड लेस देन मिनिमम ऑफ मॉड ए एंड मॉड बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले जो आप प्राइमरी से देखते आ रहे हैं, और ये जो है 5 फार्मूले जो आपको अभी बताए गए हैं कि कैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाला जा सकता है, इनको अगर आपने यूज़ कर लिया तो आप आराम से किसी भी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब कभी कभी जैसे अभी जो हमने जितने भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन देखे 11 की 11, दे वर ऑल अबाउट द पॉइंट ओरिजिन, बट कभी कभी आपको किसी और पॉइंट के अबाउट भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z प्लस 1 टू द पावर 2 अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू माइनस आई। तो जेड इक्वल टू माइनस आई के अबाउट या किसी भी पॉइंट जेड इक्वल टू ए के अबाउट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या टिप है, कैसे करोगे? अगर आपसे कभी पूछा गया अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, अगर पूछा गया टेलर सीरीज अबाउट पॉइंट z इक्वल टू ए फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? आप डिफाइन करना है, एक डिफाइन t इक्वल टू z माइनस ए, मतलब यहाँ से आपकी z की वैल्यू हो जाएगी t प्लस ए। तो इसके z की जगह पे t प्लस ए रख देना, जो भी फंक्शन दिया होगा उसका फिर t इक्वल टू 0 के अबाउट निकालना, क्योंकि अगर z इक्वल टू ए रखोगे तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 के अबाउट उसका एक्सपेंशन निकालना, फिर जहाँ जहाँ t है वहाँ पर रख देना z माइनस ए। तो जैसे अगर मुझे इसका एक्सपेंशन निकालना है, अपना फंक्शन गिवन है एफ जेड इक्वल टू 1 में z प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 में z प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका एक्सपेंशन कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहला काम किसके अबाउट लिखाना है? जेड इक्वल टू माइनस आई के अबाउट। सो अबाउट जेड इक्वल टू माइनस आई निकालना है, तो आप पहले लेट कर लो जेड माइनस माइनस आई इक्वल टू टी, मतलब बेसिकली जेड प्लस आई इक्वल टू टी, मतलब जेड की जगह आप रख दो टी माइनस आई। ठीक है, जेड की जगह क्या रख दोगे? टी माइनस आई। तो अपना जो फंक्शन है एफ जेड वो बन जाएगा 1 में जेड की जगह यू हैव टेकन टी माइनस आई, तो रहेगा टी माइनस आई एंड हियर वी हैव प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसमें आप इसको लिख सकते हो 1 टी माइनस आई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप माइनस कॉमन लें इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, विच इज़ 1 माइनस आई। अगर आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो बाहर कर दो, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस आई का होल टू द पावर -2। अब आपको ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है, इधर देखना कहाँ गया, आपको पता है 1/1 माइनस जेड क्या होता है, सॉरी 1/1 प्लस जेड। ये आपको पता है कि 1 प्लस जेड, सॉरी 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन होता है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तब भी ये एक्सपेंशन वैलिड रहेगा बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज। तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस जेड की पावर 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया तो -1, और ये हो जाएगा आपका +2z, है ना। फिर अगला -3z स्क्वायर एंड सो ऑन। ये माइनस साइन हटाने के लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 -2z + 3z स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 1 और अलग ही कर देता हूँ यार, इतना क्या नाम है, जगह की बचत करना नहीं। इधर देखो ना, 1/, में ऐसा थोड़ी है, हमारे पास तो अनलिमिटेड पेजेस हैं। 1/1 माइनस 1 प्लस जेड का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 एंड सो ऑन प्रोवाइडेड मॉड जेड इज लेस देन 1। इफ आई डिफरेंशिएट इट टर्म बाई टर्म, सो बाई डिफरेंशिएशन थ्योरम वी नो दैट देयर विल बी नो इफेक्ट, है ना। टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो -1/1 प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, एंड दैट विल बी, इसका 0 हो गया, इसका हो गया भाई साहब -1, इसका हो गया 2z, इसका हो गया -3z स्क्वायर, इसका हो गया 4z क्यूब एंड माइनस सो ऑन एंड दिस विल बी स्टिल वैलिड फॉर मॉड जेड लेस देन 1। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 1/1 प्लस जेड का स्क्वायर इज़ नथिंग बट, माइनस सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 - 2z प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4z क्यूब एंड सो ऑन फॉर मॉड जेड लेस देन 1। तो अपने पास क्या था, अपने पास जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है वो है 1 प्लस टी अपॉन ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, है ना। ये रहा, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 1/, में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 - 2z प्लस 3z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो रहेगा 1 माइनस जेड की जगह पे क्या है अपना, तो 1 - 2t अपॉन में, फिर अगला +3t स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। आगे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये गलती से लाइन खींच दी है, -4t क्यूब अपॉन में 1 माइनस आई का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप चाहें तो पुनः मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो 1/, में 1 माइनस आई का होल स्क्वायर -2, और टी की जगह पे क्या था अपना, जेड प्लस आई थिंक, टी वॉज जेड प्लस आई, तो रख दो 2z प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई का होल क्यूब प्लस 3z प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आई का स्क्वायर पावर 4, है ना, एंड -4 टाइम्स z प्लस आई का होल क्यूब अपॉन में 1 माइनस आई टू द पावर 5 एंड सो ऑन। So this will be the Taylor's expansion of the given function about the point z equal to -i, ठीक है ना। ये जो फंक्शन गिवन था इसका z इक्वल टू -i के अबाउट, ये आपका टेलर्स एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।
बस याद रखिएगा कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब बाकी जो भी टेलर एक्सपेंशन है इसी प्रकार से आप किसी भी गिवन फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थ्योरम। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, आइडेंटिटी थ्योरम। कह रहे हैं सपोज दैट एफ इज होलोमॉर्फिक इन रीजन डी एंड दैट एफ जेड एन इक्वल टू 0 वेयर जेड एन इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड जेड एन टेंस टू जेड नॉट बिलोंग्स टू डी, देन एफ इज आइडेंटिकली 0 इन डी। इसका मतलब ये है किसी रीजन में फंक्शन अपना होलोमॉर्फिक है और जेड एन कोई भी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जिसपे कि एफ 0 हो रहा है ना, जिसपे एफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अगर जेड एन की लिमिट डी के अंदर बिलोंग कर जाएगी ना तो एफ आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम चीज़ को कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम डी विच इज़ अ रीजन या ओपन कनेक्टेड सेट टू सी, है ना, इज होलोमॉर्फिक and let me consider ZF to be set of zeros. That means this is those Z belongs to D such that what fz is 0, set of zeros of the function। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि अगर Zn कोई सीक्वेंस है इन ZF एंड लिमिट Zn इज Z0 एंड दैट बिलोंग्स टू D, ऐसे केस में f आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। मतलब अगर सेट ऑफ जीरोज में कोई आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की, ठीक है ना, कैसी सीक्वेंस बना सकते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की, डिस्टिंक्ट मतलब ये कोई टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए, और लिमिट Zn की Z0 है और वो D में बिलोंग कर जा रही है, तो ऐसे केस में फंक्शन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक कोरोलरी भी है, मतलब इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f और g और दोनों होलोमॉर्फिक है इन रीजन d एंड दे एग्री एट अ सेट ऑफ पॉइंट्स विद एन एक्यूमुलेशन पॉइंट इन d, देन f इज आइडेंटिकली g। एक्यूमुलेशन पॉइंट होने का क्या मतलब है, अगर मैं कह रहा हूँ कि सेट ऑफ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन आपके बराबर हैं, है ना, होमोमॉर्फिक फंक्शन इन रीजन डी एग्री एट अ सेट ऑफ पॉइंट्स विद एन एक्यूमुलेशन पॉइंट इन डी। एक्यूमुलेशन पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ये बेसिकली कह रहे हैं कि जिन पॉइंट्स पे एफ और जी एग्री कर रहे हैं, मतलब जिन पॉइंट पे एफ और जी बराबर हैं, उस सेट के पास एक एक्यूमुलेशन पॉइंट आ रहा है डी में। एक्यूमुलेशन पॉइंट मतलब लिमिट पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिन पॉइंट पे आपके f और g इक्वल हो रहे हैं उसका अगर मैं एक सेट बना लूँ, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f एंड g आर इक्वल, तो उस सेट के पास एक ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है डिस्टिंक्ट टर्म्स का जिसकी लिमिट जो है वो d में आ जा रही है। तो ऐसे केस में f और g दोनों बराबर हो जाएंगे। ऑब्वियस है, क्योंकि अगर f और g बराबर ले रहे हो आप तो f माइनस जी 0 होगा, तो बेसिकली आप सेट ऑफ जीरोज ऑफ f माइनस जी कंसिडर कर रहे हैं। तो फिर पिछला वाला जो रिजल्ट है अपना आइडेंटिटी थ्योरम, उससे ही ये इंप्लाई हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ कोरोलरी या अनदर कह दो कि स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रीजन, है ना, टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड सपोज S is a set that contains those z belongs to D such that fz equal to gz, जहाँ पे एग्री करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट z belongs to s dash such that s dash मतलब set of limit points of s such that z also belongs to D, then f will be identically g। यहाँ पे दो फंक्शन है, सॉरी, there are two functions which are holomorphic, f g are holomorphic, h d, ठीक है, holomorphic है।
एफ एन जी आर होलोमॉर्फिक इन रीजन डी। एच डी मतलब होलोमॉर्फिक इन डी। तो एफ और जी होलोमॉर्फिक है एक रीजन डी में, और एस जो है उन पॉइंट्स का कलेक्शन है डी में जिन पे एफ और जी बराबर हो रहे हैं। अगर इस सेट के पास एक एक्युमुलेशन पॉइंट ऐसा मिले जो डी में भी आ जाए, है ना, तो अपना जो एफ है वो जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं। आपको पता है कि आप जो है आप ये जानते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, आप ये जानते हैं कि, अरे क्या जानते हैं ये, अगर मैं एफ एक्स लूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो आपको पता है कि एफ एक्स हमेशा 1 होता है। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ जेड इज इक्वल टू, अगर मैं लिख लूँ कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड, तो ये होलोमॉर्फिक होगा डेफिनेटली। इट इज़ होलोमॉर्फिक ऑन सी, इज इन फैक्ट एंटायर फंक्शन, है ना, होलोमॉर्फिक ऑन सी है ये। और मान लो अगर मैं जी जेड एक फंक्शन लेता हूँ विच इज़ 1 कांस्टेंट फंक्शन, तो दिस इज ऑल्सो एंटायर फंक्शन, इज एंटायर, है ना। ऑल्सो वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स अगर मैं एक्स लूँ रियल, है ना, रियल एक्सिस, या ऐसे कोई दो कि रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर, हमको पता है कि जो एफ एक्स आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हर रियल नंबर एक्स के लिए 1 होता है जो कि जी एक्स के बराबर हो गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर बेसिकली जी एक्स हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, या आप यूँ कह दें कि एफ जेड बराबर जी जेड हो जाएगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर। अगर जेड रियल नंबर है तो एफ जेड जी जेड बराबर हैं, और एफ जेड और जी जेड दोनों होलोमॉर्फिक हैं सी पे, दैट मीन्स एंटायर हैं। अब अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर को देखो, सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये है ज्योमेट्रिकली, ये है ना, और इसके एक्युमुलेशन पॉइंट कौन कौन से हैं, यही सारे हैं। दीज आर द एक्युमुलेशन पॉइंट्स, आर के एक्युमुलेशन पॉइंट्स यही हैं बस, नहीं यही बस, यही मतलब ये पूरे रियल एक्सिस के पॉइंट, मतलब जो इसका सेट ऑफ एक्युमुलेशन पॉइंट्स होगा, जो आर का सेट ऑफ एक्युमुलेशन पॉइंट होगा आर डैश, वो आपका पूरा आर आएगा, और पूरा आर ही सी में कंटेंट है। आप तो बात कर रहे थे कि बस एक एक्युमुलेशन पॉइंट सी में आ जाए, यहाँ तो पूरा का पूरा इसका सेट ऑफ एक्युमुलेशन पॉइंट ही सी में कंटेंट है ना। और फिर आपका रिजल्ट कहता है कि अगर जिस पॉइंट पे दो होलोमॉर्फिक फंक्शंस एग्री कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन का लिमिट पॉइंट जो है फंक्शन के डोमेन में आ जाए, जहाँ पे कि फंक्शन डिफाइंड है, जो कि एक रीजन होना चाहिए, तो ऐसे केस में दोनों फंक्शन जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपका एफ जेड है और वो जी जेड है वो हमेशा बराबर हो जाएंगे बाई आइडेंटिटी थ्योरम, बाई आइडेंटिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू आर। अब जब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने रियल में पढ़ी थी ना, ठीक है, सॉरी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, उनमें से जो भी साइन और कॉस को इन्वॉल्व करती हूँ उनको आप इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स में भी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड जो है वो बनाता है। तो ये आप देख रहे हो आइडेंटिटी थ्योरम जो है काफ़ी एप्लीकेबल है, और भी एप्लीकेशन इसके मैं बताऊंगा, बट दिस इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, एक रिजल्ट है जो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस फैक्ट ओनली, आइडेंटिटी थ्योरम्स वगैरह को ही यूज़ करके प्रूव करते हैं इसको, पावर सीरीज आइडेंटिटी थ्योरम ऑल। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर एफ एंटायर है एंड एफ जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी या जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन एफ इज अ पॉलिनोमियल। अगर एफ एंटायर फंक्शन है और एफ जेड की लिमिट इन्फिनिटी हो जा रही है एच जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो
ऐसे एफ को पोलिनोमियल होना पड़ेगा। एनी एंटायर फंक्शन जिसमें एफ जेड टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, जेड टेंस टू इन्फिनिटी, इट हैज़ टू बी ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं लिखूँ लिमिट ई की पावर जेड एट जेड टेंस टू इन्फिनिटी, इज इट इन्फिनिटी? ये ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कहे क्या है कि अगर जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे किसी भी ए एंटायर होता है, किसी भी एंटायर फंक्शन की अगर जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो उसको पोलिनोमियल होना पड़ेगा, जबकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ई की पावर जेड इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, है ना। तो रीज़न ये है क्योंकि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड इज एंटायर एंड इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये एंटायर है और ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए एफ जेड की जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी नहीं होगी। ठीक है, देखने में लग रहा था ना जेड टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट क्वाइट ट्रू, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये बेसिकली आइडेंटिटी थ्योरम देख के साफ साफ कह रहा है कि भैया मैं आइडेंटिटी थ्योरम से होऊंगा। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसके, देख के पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी थ्योरम लगेगी, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा। करेंगे लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क सी, ओपन यूनिट डिस्क इन सी। ओपन यूनिट डिस्क मतलब यही हो गया आपका, बस यहाँ ओपन है, मतलब बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये ओपन कनेक्टेड सेट अपना दे दिया, रीजन यही है। ठीक है, करेंगे एफ ऑफ 1/n इज 0 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1। कह रहे कि f इज कॉन्स्टेंट इफ, इनमें से कौन सी चीज़ हो जाएगी, हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो करेंगे एफ ऑफ 1/n इज 0 फॉर एवरी n ग्रेटर इक्वल टू 1। जो 1/n सेट है, जो 1/n सेट है, इसके पास एक लिमिट पॉइंट आएगा 0, है ना। समझ रहे हैं आप? समझना इस बात को, फंक्शन f और 0 फंक्शन कहाँ कहाँ एग्री कर रहे हैं? हर 1/n पे एग्री कर रहे हैं। ठीक है ना, 1/n के पास लिमिट पॉइंट 0 आता है और 0 जो है इनसाइड दिस ओपन डिस्क आएगा, 0 इज हियर। तो एक लिमिट पॉइंट है उस सेट के पास जहाँ पे दोनों फंक्शन बराबर हो रहे हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स के पास, जो फंक्शन के डोमेन जो कि एक रीजन है उसके अंदर आ रहा है। तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम ये दोनों फंक्शन जो है वो बराबर हो जाएंगे हर जगह ही, पूरे क्या नाम है यूनिट डिस्क पे। इसका मतलब एफ जेड बराबर 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ऑन द यूनिट डिस्क। पहला सही हो गया। फिर कह रहे हैं कि एफ जेड इज 0 फॉर ऑल जेड इक्वल टू हाफ, मॉड जेड इक्वल टू हाफ। अब मॉड जेड इक्वल टू हाफ यहाँ कहीं होगा, मॉड जेड इक्वल टू हाफ ये होगा, आधा रेडियस है इसका, इसका रेडियस 1 था, इसका रेडियस आधा है। इसके सारे जो आपके लिमिट पॉइंट हैं वो इसकी बाउंड्री वाले ये पॉइंट्स होंगे, और वो हर एक लिमिट पॉइंट इस ओपन डिस्क के अंदर आ रहा है जिस पे कि अपना फंक्शन होलोमॉर्फिक दिया है। तो ख़त्म कहानी। अगर ये इस सेट के सारे पॉइंट्स पे 0 है, तो क्योंकि जिस सेट के सारे पॉइंट पे ये 0 है उसका एक एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्चुअली सारे ही आ रहे हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट इनसाइड द ओपन डिस्क, बट हमको तो बस एक चाहिए, है ना। तो उसके सारे ही जो है एक्यूमुलेशन पॉइंट्स उस सेट के जिस पे कि f 0 हो रहा है वो हमारे फंक्शन के डोमेन में आ रहा है, जो कि एक रीजन दिया हुआ है और फंक्शन उस पर होलोमॉर्फिक दिया हुआ है। सो अगेन बाय आइडेंटिटी थ्योरम एफ जेड को हर जगह 0 होना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट होना पड़ेगा। सेम वे दिस वन एंड सेम वे दिस वन, चारों जो हैं सही हो जाएंगे बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। ये जो -1,1 है इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में? -1,1 मतलब ये हो गया आपका ये, तो इसके सारे पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे, इधर वाले कोई नहीं होंगे। और अगर आप ओपन डिस्क बना रहे हो तो ये रही अपनी ओपन डिस्क, तो इसके पास बहुत सारे ऐसे, इनफैक्ट इसके सारे ही एक्यूमुलेशन पॉइंट जो हैं वो कंटेंट है ओपन डिस्क के अंदर, है ना। और इसके सारे पॉइंट्स पे 0 हो रहा है तो इसको हर पॉइंट पे 0 होना पड़ेगा ओपन डिस्क के। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको आइडेंटिटी थ्योरम ठीक से समझ में आ गई है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी मुश्किल नहीं देंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और आपका टेलर्स थ्योरम वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।